ठीक नहीं, ठाक? प्रैक्टिस स्टार्ट करते ही आपकी अर्निंग शुरू नहीं होती है। कॉर्पोरेट में कुछ अलग होता है, लेकिन जब आप कोर्ट में आते हो या फिर कॉर्पोरेट से थोड़ा सा अलग होता है, कोर्ट में आना, प्रैक्टिसेस करना, कोर्ट में अपीयरेंसेस होना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो फिर आते ही कुछ सीनियर्स होते हैं, पे करते हैं, कुछ नहीं भी पे करते हैं, इंटर्नशिप तो बिल्कुल। तो क्वालिफिकेशन से ऊपर पावर ऑफ मनी ऊपर है। नहीं, आई कैन, मतलब ये है कि क्वालिफिकेशन और फाइनेंस मनी दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लॉयर्स मिल जाते हैं, आप अगर कोई केस फाइल करना चाहते हो। स्टार्ट करने से पहले एक क्विक थिंग आपको हमारे लिए करनी है। अगर आपको कोई भी हमारा पॉडकास्ट इंस्पायर करता हो, मोटिवेट करता हो, या आपको कोई भी छोटी से छोटी नॉलेज मिली हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर हमारे लिए बहुत वर्थ इट है, मेरी टीम के लिए बहुत वर्थ इट है। हम बहुत मेहनत से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वैल्यूएबल थिंग्स आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। तो सब्सक्राइब का एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और कमेंट सेक्शन में एक मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है आपको। क्या आपको अपने लीगल राइट्स के बारे में सब कुछ पता है एज अ वुमेन? क्या आप जानती हैं आपके लीगल राइट्स क्या क्या हैं? आवर टुडेज गेस्ट इज नवनीता शर्मा, जिन्होंने बीए एलएलबी कर रखी है। हेलो। हेलो। और ये आज हमारे लीगल राइट्स के बारे में बात करेंगी। पर उससे पहले हम पहले इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। क्यों इन्होंने एलएलबी करी, क्यों ये लॉयर बनना चाहती थी, कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे ये यहाँ तक पहुंची, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम लोग इनसे क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट नवनीता जी। थैंक इतना यू। प्रेशियस टाइम निकालने के लिए, हमारे पास आने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मोस्ट 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 थैंक फॉर कॉलिंग मी। तो लॉयर बनने का क्या रीजन था? आप कैसे इंस्पायर हुए इस लाइन के लिए? अब मैं इसका क्या बोलूं मैं आपको। एक्चुअली व्हेन आई वाज स्मॉल, मैं अपने नाना बड़ी जाती थी। तो और जो मेरे नानी का घर था वो 5th फ्लोर पे था, एंड फर्स्ट फ्लोर पे एक लेडी लॉयर थी। अराउंड व्हेन आई वाज 5-6 इयर्स, तब की बात है। उनको मैं जब यूनिफॉर्म में देखती थी, आई वाज लाइक कि मुझे भी ये यूनिफॉर्म पहननी है। मुझे पता था कि ये कुछ लॉ नहीं की पता था, यूनिफॉर्म है? कुछ अच्छा। नहीं पता था, जस्ट आई वाज इंक्लाइन कि मुझे ये ड्रेस पहननी है। अच्छा, ये नहीं पता था कि ये लॉयर यूनिफॉर्म नहीं, है ये या? पता था दैट शी इज अ लेडी लॉयर। हम्म। ये नहीं पता था कि स्ट्रगल भी होता है यहाँ पे। ये नहीं स्ट्रगल तो पता हर था। लाइन में होता है। हर लाइन में बिल्कुल होता है, हाँ। लेकिन लीगल प्रोफेशन में लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल होता है। किस तरह से? आज के टाइम पे नहीं, व्हेन वी वेर, हमारे टाइम की बात कर रही हूँ, अराउंड 2004-5, उस दौरान क्या होता था कि लीगल लाइंस में फैमिली नहीं जाने देती थी बेसिकली, कि भाई कम जाओ, बिकॉज क्रिमिनल माइंडेड हो जाओगे, फैमिली कैसे संभालोगे, ऑल दिस क्वेश्चंस। लेकिन इस मामले में मेरे फादर, ही वाज वेरी सपोर्टिव, तुम्हें जो करना है तुम्हें करना है, आई एम देयर बिहाइंड यू। तो आज जो मैं आज यहाँ पे हूँ, द वन ऑन ओनली रीजन इज माई फादर। तो आपने दिल्ली से ही अपना नो, एलएलबी किया? नो, नो, आई कंप्लीटेड माई एलएलबी फ्रॉम आसाम यूनिवर्सिटी। शादी से पहले 2004 में मेरा एलएलबी कंप्लीट हो तो गया था। वहां पर तो दिल्ली से और ज्यादा बैकवर्ड रहा होगा चीजें। नहीं, वहाँ एक्चुअली वहाँ की जो कम्युनिटी है पढ़ाई लिखाई के मामले में बैकवर्ड नहीं है। असम की? दे, हाँ, दे आर वेरी क्वालिफाइड, दे आर वेरी नॉर्थ अवेयर, ईस्टर्न्स? नॉर्थ ईस्टर्स, दे आर वेरी अवेयर अबाउट द एजुकेशन। एकेडमिकली वहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब अवेयरनेस अवेयरनेस है, है। अवेयरनेस। आपने कौन से ईयर में एलएलबी किया? 2004 में? 2004 आई कंप्लीटेड। और प्रैक्टिस कब स्टार्ट करी फिर आपने? प्रैक्टिस स्टार्ट करी 2004 मार्च में, मेरा रिजल्ट आया। 2005 में मेरी शादी हो गई और 2004 में ही मेरी एंगेजमेंट हो गई। तो आफ्टर 2004 में मैंने वहीं पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, बट आई वाज नॉट गोइंग टू द कोर्ट। मैं किसी सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करती थी 2004 में? 2004 में। 2000 शादी से पहले की बात है शादी से ये? पहले की बात है तो ये। मतलब प्रैक्टिस भी कर रहे थे आप, पढ़ाई भी कर रहे पढ़ाई थे? भी कर रही थी, पढ़ाई तो एलएलबी कंप्लीट कर ली थी मैंने, अच्छा। बट टीचिंग प्रोफेशन में भी थी। एट द सेम टाइम सीनियर के पास भी जाया करती थी।
टाइम मिल जाता था इतना? हाँ। वेरी हार्ड वर्किंग। उसके बाद 2005 में मेरी शादी हुई जनवरी में। मैं अराउंड फेब में मैं दिल्ली आ गई। उसके बाद मेरी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चला। आफ्टर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, हाँ, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चला मेरा आफ्टर मैरिज के जैसे 6-7 मंथ्स बाद। अच्छा, मतलब 2005 में आप दिल्ली आए और फिर हाँ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चला आपका? हाँ, तो अच्छा। उस दौरान जो बीच में जैसे सितंबर अक्टूबर में मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो उससे बीच में मैंने यहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया था। मैंने वही स्कूल में मैंने 1 साल थोड़ा फैमिली को दे दूं, देन नेक्स्ट ईयर मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी थी। अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट चला, कंसीव हुआ, मिसकैरेज हुआ, देन अगेन कंसीव किया मैंने। लकीली बेटा भी हुआ, बट उसको लिवर की प्रॉब्लम थी, तो उसको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी। मीनवाइल 2008 में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। एट द सेम टाइम 2009 में मेरा सेकंड बेबी हुआ। तो इस तरीके से डिले होता चला गया। और एक टाइम ऐसा भी आया, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मुझे लगा कि शायद मुझे बीएड कर लेनी चाहिए, ये प्रोफेशन शायद कहीं दिल में दब के रह जाएगा, क्योंकि टाइम उसको आगे कुछ कर नहीं पा कर रहे थे, नहीं पा रही प्रैक्टिस थी। तो बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो करना ही था। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं कोर्ट्स के सामने से निकलती थी तो कहीं दिल में बहुत दर्द होता था कि मैं अपने प्रोफेशन में नहीं आ पा रही हूँ, जो मेरा ड्रीम था मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन दोनों बच्चे जब स्कूल जाने लगे, उसके बाद मैंने, भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने लीगल प्रोफेशन ज्वाइन किया। तो उसमें एटलीस्ट 7-8 इयर्स मेरे बीच के गैप हैं। एंड इट इज ऑल्सो ट्रू कि गैप के बाद आप वापस जब स्टार्ट करते हो तो इट टेक्स टाइम, इट बिकम्स लिटिल बिट टफर। लेकिन आपके दिल में अगर चाह है तो राह आपको भगवान जरूर दिखा देता है। लेकिन 10 साल, 8 साल, ऑलमोस्ट 8 इयर्स, 7 to 8 इयर्स। हाँ 8 साल का गैप ना तोड़ देता है इंसान को। मतलब इंसान सोचता है कि यार ठीक है, अब इतने साल हो गए, छोड़, क्या करना है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं टूटने वालों में से हूँ नहीं। वाह, तभी तो लॉयर है। हाँ। हाँ, लेकिन ये अच्छी चीज है, इंस्पायर करने वाली मतलब चीज है। आई अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग टिल अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन। हाँ, और ये चीज ना मैंने लेडीज के अंदर बहुत कम देखी है। गैप आते ही ना वो सरेंडर गिव कर अप देती कर है, देती है, गिव अप कर देती है। बिल्कुल गिव अप बट कर देती है। अगर आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हो ना, तो आप गिव अप करने का सोच भी नहीं सकती हैं। कहीं ना कहीं वो एक रे ऑफ होप आपके दिमाग में, दिल में रहती है, जो आपको वहां तक पहुंचाती है जहां आपको पहुंचना होता है। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ ऐसा बच्चों के साथ भी ना, जैसे मैंने भी अपना काम जब किया था तो कम करती थी, छोटे लेवल पे करती थी, पर करती थी। पैशन होना चाहिए, बहुत पैशनेट थी मैं पैशन तो। होना चाहिए। मुझे तो करना था, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती भाई खाली बिल्कुल कि मैं बच्चे पालूं घर में हाँ। और रोटी बनाऊं और उनको स्कूल भेज दूं। मुझे तो चाहिए था मैं एक कुछ। बात बताऊं, अब बहुत लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ हम नहीं कर पा रहे, लेकिन आई टोटली डिसएग्री। मैं भी मैं नहीं मानती इस चीज को। टोटली आप घर को ना 24 आवर्स दोगे ना, वो भी कम पड़ेगा। लेकिन आप एट द सेम टाइम वर्किंग रहते हुए बाहर का घर का दोनों संभालोगे तो दोनों मैनेज हो जाता है। एक लेडी मेरे हिसाब से सब मैनेज कर सकती है, करना चाहे तो। और करना चाहे तो। पता है बिल्कुल। क्या दिक्कत आती है, घर तो यार दिन अगर 36 घंटे का भी हो जाएगा ना, तो भी घर के काम नहीं खत्म तो भी होते। घर के काम नहीं खत्म हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। काम करने के लिए ना आपको वो काम छोड़कर अपना बैग उठाकर निकलना है, निकलना स्मार्ट है। वर्क होना चाहिए, टू बी क्लियर एंड हाँ, क्लियर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि अगर आप पे स्मार्ट वर्क, और ये चीज भी ना आपको तभी आती है जब आपको कुछ करने का मन हो। स्मार्ट वर्क भी तभी कर सकते हो, अदरवाइज घर में लेडीज पूरे दिन घर में काम करती रहती हैं, लेकिन उनका घर का काम नहीं निपटता। और हम लोग वर्किंग होते हुए भी घर बाहर दोनों मैनेज कर और लेते हैं। बिल्कुल क्यों? टाइम से काम खत्म हो बिल्कुल जाता टाइम है। से काम खत्म होता है। मेड तो अब लगाई है ना हम लोगों बिल्कुल ने। बिल्कुल। पहले जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो मेड नहीं मेड थी। नहीं थी। मुझे ऐसे बोल देते हैं कि आपके पास तो मेड है, हर चीज के लिए मेड है, आप ये कर ले वो कर ले। तो भाई मेड मैंने अब लगाई ना, जब मैं स्टैंड हो गई। काम तो कर रहे जब हैं, आप मैंने घर तो पे करी हो है। ना, हाँ तो यू आर द मेड। जब आप घर पे हो, यू आर द मेड।
nobody, not a single person, not even your husband, वो भी आपको मतलब ये नहीं सोचता कि इसको मेड की जरूरत है, उसको लगता है वो कर तो रही है, और जब तक आप कर रहे हो ना आपका स्ट्रगल किसी को नहीं दिखेगा। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ मतलब इस चीज से तो मैं एग्री करती हूँ, पर है ना एक्चुअली ना हम बोलते नहीं है, हम करते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं। आजकल के बच्चे बोल देते हैं, हो गया भाई, सिखाया जाता है ना, हम सिखा रहे हैं उनको, हम सिखा रहे हैं उनको टू से नो, बट हमें किसी ने नहीं सिखाया टू से नो। एग्जैक्टली। हमारी मदर्स, हमारे जो इन लॉ मतलब मदर इन लॉज हो गई, वो हमारे पहले वाली जनरेशन, हमसे जो पहले वाली लेडी जनरेशन थी, उन लोगों ने सब कुछ झेला, सब कुछ किया, बट कभी मुंह से शायद नो नहीं कहा। बताओ हमें क्या सिखाया गया? कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइजेस, बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज बेटा कोई बात नहीं, कर लो, हो जाएगा, कर लोगे बेटा, कोई बात नहीं, हाँ बेटा हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कर लोगे तुम, हो जाएगा। नो कहना हमें बचपन से सिखाया ही और नहीं गया दूसरी बात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो उस टाइम पे ये थे कि तुम्हें घर करते हुए तुम्हें करना है, दैट इज यू हैव टू मैनेज, तुम्हें कैसे मैनेज करना है वो तुम जानो, अगर करना है तो योर प्राइमरी शुड बी फैमिली एंड देन सेकेंडरी शुड बी योर प्रोफेशन। खुद को प्रूफ करना पड़ता है ना, हमें खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है कि है ना हम कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं, हम हैं कुछ, तो वो इसीलिए आज हम नेक्स्ट जनरेशन को ये बोलते हैं कि जितना तुम कर सकते हो करो, अदरवाइज से नो, बिकॉज हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज, मेंटल पीस के साथ कॉम्प्रोमाइजेस करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो गलती किसकी है? पेरेंट्स की, जनरेशन की। आई वोंट से पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स भी उसी जनरेशन से है ना। पर ऐसा भी है कहीं ना, हाँ एक माइंडसेट होता है पेरेंट्स का भी ना, कि एक स्टैंडर्ड वाइज मिडिल क्लास जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे कॉम्प्रोमाइज कर ले बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सहो आज के टाइम पे। लेकिन आप एक बार फ्लैशबैक में जाओ और अपने पिछले वाले जो अपने पेरेंट्स की जो जनरेशन है, उनकी 5 लेडीज को आप पिक करो, आपके आसपास जो रही है, आपके सराउंडिंग्स में जो 5 लेडीज रही हैं उनको पिक करो, और एक बार एनालिसिस करके देखो कि क्या सारी वैसी थी कि हाँ स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रही थी। नो, मेरे हिसाब से वो पांचों की पांचों कॉम्प्रोमाइज करना ही सिखा रही थी, क्योंकि खुद भी तो वही कर रही थी। ये चीज हमने चेंज करी, मतलब हमारी जनरेशन ने चेंज करी। वी आर द जनरेशन हु हैव चेंज्ड, बिकॉज हमें फील हो रहा है ना। उनको तो ये था कि एक उसी दौर में चलना है, उसी हिसाब से चलना है जिस तरीके से ट्रेंड सेट किया हुआ था। वी हैव चेंज द ट्रेंड कि यस, नहीं हो रहा, मना कर दो, बिल्कुल, बिकॉज वी आर सफरिंग। हाँ शायद, लेकिन हमारे सफरिंग तो मदर्स ने भी हमारी किया, उन लोगों ने भी किया, पर है ना स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, स्टैंड लेने की हिम्मत हमारे अंदर आई, वो भी तब आई जब वी आर क्वालिफाइड। हाँ, क्वालिफाइड, और उसके बाद स्टैंड हो गए, एक डिसीजन पावर आ गई हाथ में। क्वालिफिकेशन आपको, सबसे पहली बात है कि क्वालिफिकेशन आपको बहुत चेंजेस देती है मेंटली, सोच में चेंजेस देती है, स्टैंड लेने की हिम्मत देती है। वो क्वालिफिकेशन ही होती है जिसके बलबूते पे आप कर सकते हो और सोच सकते हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मैं ऐसी क्वालिफाइड वुमेन्स को भी जानती हूँ जो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, स्टैंड लेने की कैपेसिटी नहीं है। फिर तो प्रॉब्लम स्टैंड लेने की कैपेसिटी का डिसीजन पावर है ना, हाथ में ना उनके मुझे ऐसा लगता है कि ना हाथ में ना पैसा आना बहुत जरूरी है स्टैंड लेने के लिए। बिल्कुल, फाइनेंशियल पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, क्वालिफिकेशन से भी ऊपर ना कहीं ना पावर ऑफ मनी बहुत मैटर करती है। फाइनेंशियल जो एक होता है ना कि फाइनेंशियली आप बिल्कुल स्टेबल हो, देन यू कैन हैव दैट कि भाई हाँ मैं चेंजेस ला। अब जैसे कि मेरी मेड है ना, कितना ही कमा लेती होगी, मैं उसको फिगर आउट नहीं कर रही कि कितना ही कमा लेती होगी, पर जब तक वो घर में थी तो हस्बैंड से पिटाई खाना, मार खाना, लड़ाई झगड़े सब वो बर्दाश्त कर रही थी, और जहां उसने कमाना शुरू करा, जितना भी कमाना शुरू करा, तो उसे स्टैंड लेने की हिम्मत भी आ गई है। आज देखो, उसके हाथ में डिसीजन पावर्स आ गए। एंड जब आप कमाना शुरू करते हो और फाइनेंशियली स्टेबल रहते हो ना, तो आपके पीछे जो लोग हैं ना वो भी आपसे डरने लगते हैं।
आपके जो डिसीजंस है ना उनको रिस्पेक्ट करने लगते हैं, उनको वैल्यू देने लगते हैं, इज्जत मिलनी शुरू हो जाती इज्जत है। मिलनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल। तो क्वालिफिकेशन से ऊपर पावर ऑफ मनी ऊपर है। नहीं, आई कैन, मतलब ये है कि क्वालिफिकेशन और फाइनेंस मनी दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। क्वालिफिकेशन ना, मुझे क्वालिफाइड वुमेन बहुत पसंद है, मैं मानती हूँ, पर कहीं ना मेरे दिमाग में ये चीज आ गई है कि है ना, पावर ऑफ मनी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल है, आ लेकिन गई ये आप में चीज, जो डिग्निटी और ग्रेस आती है ना वो आपको क्वालिफिकेशन वो देती आप है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो इससे बिल्कुल मैं आपको एग्री करती हूँ। क्वालिफिकेशन देती है। और आपकी सोच जो है वो भी चेंज आपकी क्वालिफिकेशन करती है, ब्रॉड होती है। ब्रॉड होती है। आप बड़ा सोचते हो, बड़ा कर सकते हो और बड़े चेंजेस ला सकते हो, ट्रेंड सेट कर सकते हो आप, वो सारा ठीक है। देखो आज क्वालिफिकेशन, मनी पावर है आपकी मेड की, तो वो डिसीजन ले रही है, या फिर अपने हस्बैंड के साथ जो भी है उसकी फैमिली मैटर है, हम नहीं बात करते इस मुद्दे पे, लेकिन नॉट ओनली योर मेड, जो भी इस लेवल की चीजें हैं कि भाई पैसे कमा रही है, तो फिर वो सिर्फ पैसों का पावर है, उसका खुद का, मतलब आप नहीं कह सकते कि उसकी खुद की कोई क्वालिटी है, वो पैसे की क्वालिटी है, वो पैसे की क्वालिटी है जो इसके हस्बैंड को झुकने के लिए मजबूर कर रही है। एटलीस्ट उसके हाथ में डिसीजन पावर तो आई, अपने बच्चों के लिए डिसीजन तो ले पा ले रही है, पा रही है, बिल्कुल बिल्कुल एटलीस्ट वो बिल्कुल स्टैंड तो ले पा रही है अपने लिए। बिल्कुल। बस राइट एंड रॉन्ग का जो वो है, डिफरेंस है, वो समझ पा रही है, सबसे बड़ी बात। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ, बहुत आई अच्छा रियली लगता है मुझे। अप्रिशिएट, मैं भी। तो अभी जो लड़कियां लॉ कर रही हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत स्कोप्स है, डेडिकेशन की जरूरत है, पैशन की जरूरत है, एंड मोर टाइमिंग्स की जरूरत है। आप लोगों के ना जो भी इसमें पढ़ाई होती है वो आपकी प्रैक्टिकल लॉ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है जो मतलब अब तो इंटर्नशिप होने लगी है, पहले हमारे टाइम पे इंटर्नशिप नहीं होती थी, तब हमें लगता था कि जब हम पढ़ के जब कोर्ट आते थे ऐसा लगता था वी आर इन द ओशन। नो डाउट जो लिखा हुआ है लॉ बुक्स में वो तो हमें यूजफुल है ही, बिल्कुल यूजफुल है, हम मतलब अपना जो टाइम देते हैं, 3 साल की पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल। उस वक्त क्या होता था कि कोर्ट के कुछ लैंग्वेजेस, कोर्ट की कुछ चीजें, मतलब बिल्कुल जब ऐसा लगता था कि नई जगह पे आ गए। हाँ, जब बुक साथ में लेते थे, फाइल साथ में लेते थे, तब लगता था कि नहीं वही है जहां से हमने शुरुआत करी थी, या फिर जब जहां हमने खत्म किया था। और अब जो है इंटर्नशिप्स होने लगी है, बच्चे कोर्ट आते हैं, उनको पता होता है कि किसको क्या कहते हैं, कैसे प्रोसीडिंग्स होती है, कैसे कोर्ट में बिहेव करना चाहिए, कोर्ट डेकोरम कैसे मेंटेन करना चाहिए। सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप शुरू हो जाती नहीं, है? सेकंड आई थिंक शायद सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर से स्टार्ट होती इंटर्नशिप है, शुरू हो जाती है? इंटर्नशिप, हाँ स्टार्ट होती है। तो मुझे, अलग अलग कॉलेजेस के शायद अलग अलग वो होते हैं। हाँ, आपके प्रोफेशन में आपको ऐसा नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है स्टडीज बिल्कुल को? 5 साल बहुत बिल्कुल, होते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 years में आपकी पढ़ाई हो जाती है। वी आर अ स्टूडेंट होल लाइफ, जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक कुछ ना कुछ नया सीखना वो पड़ता तो है। हर वास्ट, प्रोफेशन में भी है। नहीं नहीं, लॉ इज वेरी फास्ट वास्ट, इतने ज्यादा सेक्शंस, इतने ज्यादा लॉ, एंड डे टू डे जितनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है उतने ज्यादा एक्ट्स आ रहे हैं, तो इन दैट केस हमें बिल्कुल अपडेटेड रहना पड़ता है। वो तो चलो ठीक है, आपने 5 साल अपनी स्टडीज को दिए, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करी। तो प्रैक्टिस जैसे आपने शुरू करी तो आपको केसेस मिलने शुरू करे, आपने अर्न करना शुरू कर दिया, मतलब मैं सबके एक कॉमन चीज बात कर रही हूँ, तो अर्निंग तब से शुरू हो जाती है ठीक नहीं, ठाक? प्रैक्टिस स्टार्ट करते ही आपकी अर्निंग शुरू नहीं होती है, कॉर्पोरेट में कुछ अलग होता है, लेकिन जब आप कोर्ट में आते हो, या फिर कॉर्पोरेट से थोड़ा सा अलग होता है, कोर्ट में आना, प्रैक्टिस करना, कोर्ट में अपियरेंसेस होना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो फिर आते ही कुछ सीनियर्स होते हैं पे करते हैं, कुछ नहीं भी पे करते हैं इंटर्नशिप। तो और ये जो इंटर्नशिप है ये कितने साल की होती है? इंटर्नशिप का कोई ईयर डेफिनेट वो नहीं होता, इंटर्नशिप तो आप तब तक हो जब तक आपका बार काउंसिल का वो नहीं मिलता, आपको एनरोलमेंट नहीं होता है। तो वो तो चलो वो तो बहुत जल्दी हो जाता है, अर्निंग्स कब से शुरू हो जाती हैं, मतलब कब से बच्चे? डिपेंड्स डिपेंड्स, आप बच्चे के कितना ऊपर जल्दी डिपेंड सीख करता रहे हो, है ना, आप है ना? कितना जल्दी सीख ठीक रहे है, हो, आप ठीक है। कितना जल्दी कैच कर रहे हो,
क्या कैलिबर क्या है। कैलिबर है आपका, इट डिपेंड्स अपॉन यू। जो लेडीज आजकल के टाइम में जो सफर कर रही हैं उनके लिए आप कुछ बताना चाहोगे। लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, लीगल अवेयरनेस होती नहीं है, जिस वजह से लेडीज सफर करती है। लेडीज को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, और वो पता सरकार ने इतनी सुविधा कर रखी है, बस आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। सरकार ने डीएलएसए में फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल, DLSA, DLSA, दिल्ली लीगल सर्विसेज एड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लॉयर्स मिल जाते हैं। आप अगर कोई केस फाइल करना चाहते हो, प्लस CAW सेल बना रखे हैं। सरकार बिल्कुल अवेयर है, बस आपको अवेयरनेस की जरूरत है। आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, आप कहाँ पे आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, इसके बारे में आपको किससे बात करनी है, तो फील फ्री टू गो टू द DLSA, वहां आपको सारी काउंसलिंग हो जाती है। अगर आप फाइनेंशियली चाहते हो कि भाई फाइनेंशियली एक्सपेंसेस आप ना करो, उसके बावजूद भी आपको अवेयरनेस मिल जाए, तो बिल्कुल DLSA, सरकार ने पूरी सुविधा कर रखी है। चलो अवेयरनेस की बात भी हो गई, अब ये जो मिसयूज कर रही हैं वुमेन और गर्ल्स लॉज का, उसके बारे में आप बताओ कुछ। सबसे पहली बात तो ये कि मिसयूज हो रहा है, 100% हो रहा है, लेकिन जो मिसयूज आपके कर रही सामने है, आते हैं ऐसे केसेस, आपको बिल्कुल पता चल जाता होगा ना ये मिसयूज देखो, कर रही है। क्लाइंट से मीटिंग करने में पे ही पता चल जाता है कि मिसयूज खुद से को बता सपोर्ट देते कर रहे हैं, नहीं खुद से नहीं आप बताते। जज कर लेते हो। ये तो अब इतना टाइम प्रोफेशन में हो गया, तो वो तो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से पता चल जाता है, सामने वाले की बातों से पता चल जाता है। मतलब ये तब ये फील होता है कि मिसयूज हो रहा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो क्लाइंट प्रोफेशन कुछ क्लाइंट नहीं है, कर सकते, लेकिन मिसयूज होता है। होता है, और 100% होता है। और इसकी वजह से जो जेन्युइन होते हैं ना, उनको बहुत इफेक्ट होता है। तो जो दे आर द जेन्युइन और द सफरर। जज साहब होते होंगे उनको तो पता ही चल जाता सब होगा ना। समझ में आता है उनको, सब पता चलता है, लेकिन बुक्स के बियॉन्ड वो भी नहीं जा सकते, लॉ के बियॉन्ड वो भी नहीं जा मतलब सकते, आप ये कहने सेक्शंस की के कोशिश बियॉन्ड वो कर भी रहे नहीं हो, जा आप सकते। ये मतलब जो हम टीवीज में भी देखते हैं विदाउट किसी प्रूफ के वो अपना डिसीजन नहीं सुना सकते, चाहे बिल्कुल सामने हमें पता चल रहा है कि ये मिसयूज कर रही है। ऐसा नहीं है, नहीं सुना सकते ऐसा नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो बुक में से ही और सेक्शंस में से ही निकालना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है, अच्छे खासे मतलब ऐसे जजमेंट्स भी जजेस देते हैं जो बिल्कुल नया ट्रेंड सेट कर देते हैं। अपने बिल्कुल बिल्कुल, अपने मतलब हिसाब से दे देते हैं। हमारा जो लॉ है ना, इस तरीके से बना हुआ है, अगर आप उसको सही से पढ़ लोगे, सही से जानोगे, तभी आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है। हर चीज का इफ बट है उसमें। जजमेंट जब दे रहे हैं जजेस, तो वो उतनी अटेंटिवनेस, अलर्टनेस होती है, और फेयर जजमेंट आते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन आते हैं, फेयर जजमेंट होते हैं, और ट्रेंड सेट होते हैं। आपकी नजर में कोई ऐसा जो ट्रेंड सेट हुआ हो। ट्रेंड सेट हुआ हो, जब हम मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं, जो जो स्पाउस, स्पेशली मैं हस्बैंड्स के लिए बोलूंगी, जो स्पाउस मंथली जिसका 1 लाख 1.5 लाख का पैकेज होता है, वो भी बिल्कुल 30,000 25,000 पे आ जाता है कि मैं तो कमा ही नहीं रहा हूँ। एट द सेम टाइम लड़कियां, जो आज के टाइम की लड़कियां है ना, वो फाइनेंशियल से ज्यादा मेंटल पीस को प्रेफर करती हैं, इम्पोर्टेंस देती हैं। डिमांड नहीं करती है। मैंने इन दिनों मैंने देखा है कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी है, खुद कमा रही है ना, वो कोशिश यही करती है कि मेंटल पीस, अगर जेन्युइनली सफरर है तो कोशिश यही करती है कि मेंटल पीस मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, कम से कम जितनी जिंदगी है मैं चैन से जीऊं, क्योंकि पैसे की उनको जरूरत नहीं है, खुद इंडिपेंडेंट होती है, पैसों की जरूरत होती नहीं है, बस पीछा छूटे पीछा छूटे वाली बात है। क्यों बिल्कुल जिंदगी में सुकून चाहिए, हाँ, शांति चाहिए, हाँ। और कुछ नहीं चाहिए। और अब जो मैंने देखा है कि फैमिली कोर्ट में ये हो रहा है कि अगर बच्चा है तो फर्स्ट डे पे जाते ही बच्चे मतलब ऐसे हो जाते हैं कि फाइनेंशियली बच्चे को भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं आप कि लड़की भाई के पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, फादर की स्पेशली। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त वो बिल्कुल मतलब मे बी ये सोचते होंगे कि मेरे साथ जब नहीं रहती है तो मैं खर्चा क्यों उठाऊं, मे बी।
तो खर्चा तो उठाना ही नहीं है ना, लड़की तो बच्चे के नाम पे सोचते हैं ना कि भाई बच्चे के नाम लड़की के पे बच्चे का बच्चे को टूल बनाकर मुझसे शायद पैसे हथियाना चाहती है। जो सोच जो लोगों में हो गई है आज के टाइम पे, उसकी बात कर रही हूँ मैं। लेकिन फैमिली कोर्ट्स में जजेस जाते ही सबसे पहले बच्चे की राइट्स की बात करते हैं, बच्चे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने की बात करते हैं, चाहे ये वो मदर हो चाहे फादर हो। ये बहुत अप्रिशिएबल चीजें हो रही कि है। बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी या उसका खर्चा कैसे मेंटेनेंस कस्टडी कैसे चाहे होगा। मदर के पास रहो, फादर का क्या कोई राइट नहीं बनता है, फादर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती है। असली रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसी की बनती है। बिल्कुल, अगर वो विजिटेशन राइट मांग रहा है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलवेज गो टुगेदर। अगर आप राइट्स क्लेम कर रहे हो तो आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होनी चाहिए ना। और राइट्स क्लेम ना कर रहे हो फिर भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। मतलब कोर्ट बोलता है ना चीज के बिल्कुल लिए कि आपको बिल्कुल मेंटेनेंस तो देनी ही पड़ेगी बिल्कुल, बच्चे के लिए। बच्चे के लिए तो देनी पड़ेगी, बीइंग अ बायोलॉजिकल फादर। अब लास्ट में आप हमारे वुमन व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगी, कुछ अवेयरनेस, कुछ मोटिवेशन, कुछ बताना चाहेंगी। इतना ही कहना चाहूंगी मैं कि अवेयर रहें, अपने राइट्स को जाने, नहीं पता है बात करें, जिनको थोड़ा सा नॉलेज है उनके पास जाएं, उनके पास बैठे उनसे बात करें, और वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। और वैसे भी सब कुछ जब गवर्नमेंट इतना फ्री हमें दे रही है तो स्टैंड लेने की हिम्मत तो आपको ही करनी पड़ेगी और कोई नहीं आएगा। कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको, कभी नहीं करेगा, भूल जाओ कोई आएगा। आपके सर में दर्द है तो मेडिसिन आपको ही लेनी है। खासतौर से वुमेन का बोल रही हूँ बिल्कुल कि आप अपने हस्बैंड को सर दर्द की दवाई दे सकते हो, पर आपके सर में दर्द है ना तो आपको खुद ही उठकर दवाई खानी पड़ेगी। तो स्टैंड भी आपको अपना लेना पड़ेगा, कोई और नहीं लेगा। जब सब कुछ मिल रहा है लेकिन खड़े हो जाओ, हिम्मत करो, लड़ो। लाइफ एक ही बार मिलती है, एटलीस्ट उस लाइफ को आप इस तरह से सफरर बनकर बर्बाद ना होने दें, उसको जिए। थैंक यू सो मच नवनीता जी, यहाँ पर आने के लिए, हमारी वुमेन व्यूअर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको इतनी सारी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी एंड मोस्ट वेलकम अगेन। अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो आई एम देयर। मेरे साथ आएगी तो मैं जरूर बताऊंगी। वैसे मैं आपके व्यूअर्स के साथ आए तो भी आई एम देयर। बाकी मैं ना बोलना भी जानती हूँ और स्टैंड लेना भी जानती हूँ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। थैंक यू सो मच।